आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को उपयोगी बनाने के लिए विधायक दल के नेताओं के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने आज बैठक की। 15 से 21 दिसंबर तक होने वाले इस सत्र में सरकार सदन में आने वाले सभी सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ सभी दलों के विधायक दल के नेता मौजूद रहे। अमर बाउरी ने यह साफ कर दिया कि सदन में जनता के सवालों को लेकर बीजेपी कोई समझौता नहीं करेगी। इधर स्पीकर ने संसद की घटना के बाद विधानसभा में भी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। आशा करते हैं कि सत्र में जो राज्य के विषय हैं और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। निश्चित रूप से अब जो विधानसभा कल से चालू होगी, प्रारंभ होगी, और 3.5 करोड़ झारखंड की जनता की आशा और आकांक्षाओं का रिफ्लेक्शन करने के इस केंद्र को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे कि जनता की जो आवाज है, जनता के जो प्रश्न है, जो अभी तक अनुत्तर रहे हैं, इस सरकार ने जिससे भागने का कोशिश किया है या भागा है अभी तक, उसको जवाबदेह बनाया जाए। और मैं समझता हूं झारखंड विधानसभा क्यों, बल्कि देश भर में जितने सारे सदन हैं, सारे सदनों को अपने विधानसभा, अपना सदन को सुरक्षित करने का जितने सारे उपाय हो सकता है उसको करना चाहिए। और मैं तो मानूंगा कि अनावश्यक व्यक्ति को अवॉइड करके चलना ही हम लोग का सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। कल से शुरू होने वाली शीतकालीन सत्र में राजनीति गर्म रहने के आसार हैं और सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले और इसलिए 4-5 दिन का ही सत्र रखा गया है। उन्होंने छोटे सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। इनके सत्र में कितने तरह के मुद्दे आप उठा पाएंगे, क्योंकि झारखंड में मुद्दा ही मुद्दा है। वैसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होंगे कि कौन से मुद्दे राज्य हित में और राज्य की जनता के हित में हैं, जिन्हें उठाए जाने चाहिए। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन होगा। आप उन्हीं मुद्दों को सदन के अंदर उठाएंगे। वो जानते हैं कि सरकार इन मुद्दों से भागती है, सरकार जवाब नहीं देती है, जवाब देती है उलझुल जवाब देती है। तो कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में एक बार फिर से खतियान आधारित स्थानीय नीति की आवाज उठने लगी है। बोकारो पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार फिर से इस बार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और सरकार इस पर कुछ भी फैसला जरूर करेगी। उन्होंने बीजेपी पर सरकार के काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। और आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने विधानसभा में पारित करके 1932 के खतियान आधारित सारी चीजों को करने का प्रयास किया था। किस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे लोग उसमें अपने रोल को अदा करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। लगातार व्यवधान पैदा करना, लगातार सरकार को अस्थिर करने की साजिश करना, उसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ के लोगों को यहाँ के हक हुकूक से वंचित करना चाहते हैं लोग, इसलिए इस तरह की हरकत करते हैं। फिर भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सरकार बहुत जल्द इन मसलों पर निर्णय लेगी।
वहीं बोकारो के पूर्व विधायक स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू डॉक्टर परिंदा सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। इसे बोकारो में कांग्रेस के किले में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी कही जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर परिंदा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय समरेश सिंह की अंतरात्मा बीजेपी में बसती है। वो जनसंघ के समय से बीजेपी में थे, इसलिए उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी में वो जा रहे हैं। जबकि स्वर्गीय समरेश सिंह की छोटी बहू श्वेता सिंह कांग्रेस में है। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2019 का चुनाव भी लड़ा था, पर बीजेपी से मात खा गई थी। इतना जल्दी फोटो होता है, हम लोग वीडियो बनता है, फोटो तय होता है। शायद यही समय था कि उनकी श्रद्धांजलि के रूप में यह कार्य करने का। यही सारे लोग इसलिए उत्साहित है कि वर्षों से, पुनः मैं कह रही हूँ कि 5 बार उन्होंने बोकारो विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ की जनता का कितना स्नेह उनके साथ था, और इस स्नेह की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए आज सब लोग खूब उत्साहित हैं। सबके तरफ से यह जो आपने प्रश्न किया वही हो रहा है कि बहुत देर हो गई थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, अपने लोगों के बीच अपने परिवार के साथ फिर से एक वृहद प्लेटफॉर्म पर सबके लिए जनसेवा के लिए यह परिवार तैयार। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपने पिता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के लिए दावा ठोका है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर आलाकमान दीपिका पांडे सिंह को मैदान में उतारती है तो वो पूरे दमखम के साथ पार्टी के फैसले का सपोर्ट करेंगे। हार है वहाँ, अंसारी वोटर्स है, 5.5 लाख वोटर्स है, तो उस वोट को अब नकार नहीं सकते हैं। अगर पार्टी दूसरे को टिकट देती है, मान लें कि दीपिका पांडे सिंह है, तो वैसे में क्या होगा? देखिए, मैंने कहा कि पूर्व की गलती इस बार नहीं होगी। अब हमें चाहिए हर हाल में ऐसा हम लोग काम करें कि मेन मकसद हमारा दिल्ली है। ज़्यादा एमपी हम लोग भेजेंगे तभी ना हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे। तो यही फोकस है हमारा। हम चाहते हैं कि दीपिका पांडे सिंह का आप नाम ले रहे हैं बार बार, लेकिन वो विधायक हैं और पहली बार जीती हैं वो, लेकिन फिर भी अगर आलाकमान उन पर भरोसा जताता है तो हम लोग साथ हैं, उनके साथ हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान किया है। रांची के सीएम आवास में 7 जिलों के जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इसमें पंचायत से लेकर केंद्रीय कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर जाने का टास्क दिया है। साथ ही सरकारी योजना को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में सभी 14 लोकसभा सीट पर विजय मिली तो झारखंड को 1,36,000 करोड़ का बकाया मिलना आसान हो जाएगा। इस मीटिंग में रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग और गुमला के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरे झारखंड वासियों को ललकारे और बोले अपने कार्यकर्ता को कि गांव-गांव जा करके, टोला पंचायत जा करके, घूम करके, एक-एक व्यक्ति के एक-एक घर में घुस करके लोगों को लाभ पहुंचाए। जो सरकार ये लाभ देने जा रही है, सरकार पहुंचा रही है वहां तक के, ये कार्यकर्ता का काम है कि वहां तक उन लोग को पहुंचा के उन लोग को लाभ दिलाए। हम लोग 2024 का चुनाव के तैयारी में आए हुए हैं और हर कार्यकर्ता एक जमीनी स्तर से लड़ाई कर जो जीत हासिल करने के लिए आगे आए हैं। इसमें क्या क्या करना है, आपको क्या बोला गया है? हम लोग को एकदम अपना मन तन धन से चुनाव का प्रचार करना है और जीत हासिल के लिए विधानसभा लोकसभा दोनों को हम लोग जीत करें। जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पास बाकी है, जब तक हम 14 सीट यहाँ से जीत के नहीं जाएंगे तब तक के हम वहाँ से पैसा नहीं लाएंगे। इसलिए ये टास्क दिया गया है कि आप लोग एकदम तन मन धन से लग जाइए और 14 में 14 सीट जीतने का प्रयास कीजिए। हेमंत सरकार ने जो आज जो काम किया है, सरकार आपके द्वार, इस माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं हर एक घर में मिला है। इस वजह से हम लोग घर घर जाएंगे और सभी से अपना वोट मांगेंगे। 2024 में जो इलेक्शन है ये विधानसभा और लोकसभा का, हम लोग दोनों मतलब लोकसभा भी लेंगे और विधानसभा भी।
वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश कांड को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। रांची निवासी दानियल दानिश की ओर से दायर इस याचिका के जरिए पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस बात का जिक्र किया है कि इस रकम का इस्तेमाल आगामी चुनाव में किया जा सकता था। याचिकाकर्ता दानियल दानिश से बात की है सहयोगी संजय सिन्हा ने। कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश बरामदी का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है सैयद दानियल दानिश की ओर से। हम सीधे बात करेंगे याचिकाकर्ता से। ये कैश बरामदगी जो है वो आईटी इनकम टैक्स के द्वारा की गई है और ये सिर्फ राज्यसभा मतलब धीरज साहू जी नहीं बल्कि 3 स्टेट इससे जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम आप देख सकते हैं कि वो इन्वॉल्व थे किस तरह से महादेव ऐप का, और अभी सीबीआई और ईडी उसकी जांच कर रही है। तो मैं झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष इस बात को लेके आया हूं कि इसमें भी ईडी सीबीआई की जांच कराई जाए और ये कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा के लिए ये सारे पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे कि किस तरह से 8 से 10 विधानसभा की इनको जिम्मेदारी भी दी गई थी, लोकसभा और विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के इसमें कि इसको किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो बहरहाल अब इसमें हमको लगता है कि एक एंगल जो है वो सीबीआई और ईडी की तरफ से आना चाहिए और निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए। अपने चूंकि आप याचिका करते हैं पूरे मामले के, तो क्या आपने कोई कोर्ट को डॉक्यूमेंट भी दिया है इनको? हाँ, मैंने कई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। मैंने साहू जी के ही 2018 के एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने जो अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया था वो करीब 34 करोड़ के आसपास है। साहब 350 से 400 करोड़ अलमारी से पकड़ाता है और ठीक इससे कुछ महीने पहले जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ से महादेव ऐप के माध्यम से भी इस तरह के करीब 400-500 करोड़ रुपए का आना। इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सैयद दानियल दानिश की ओर से जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें ईडी और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बढ़ते आगे, लोहरदगा के आदिवासी समुदाय ने डीसी से आराध्य देव करम पेड़ की रक्षा करने की गुहार लगाई है। सरना समाज के धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बताया कि जोरी गांव में कब्रिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने जमीन का घेराव किया है। कई एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। उसी जमीन पर आदिवासी समुदाय का देवस्थल करम पेड़ भी है। यहाँ सालों से पूजा अर्चना होती आई है, पर उस पेड़ का नामो निशान मिटाने की साजिश की जा रही है। इससे आदिवासी समुदाय में आक्रोश है और उन्हें अपने देवस्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। इस पेड़ को मैंने खत्म करने के ये साजिश के तहत उसका जो छाल है उसको छील दिया गया है और उसको डीसी साहब को भी लिख के दिया गया है और इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होने के कारण आज डीसी साहब से हम लोग पूछने के लिए आए हैं कि नापी करा के क्रम वृक्ष को बाहर किया जाए उनके घेरा से, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन के एक तरह से अतिक्रमण भी है और यह मांग के लिए हम लोग आज आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। उनका अपना जो 158 जो है वो अलग है, लेकिन उसके बाद भी लगभग 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अतिक्रमण उसमें किया गया था। हम लोग चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण मुक्त भी हो ताकि हमारा क्रम आराध्य देव जो है वो भी उससे बाहर आ जाए। गुमला पुलिस ने बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बबलू उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। घाघरा थाना क्षेत्र में एक घटना 14 दिसंबर को हुई थी। आरोपी बबलू उरांव उस बच्ची को अगवा कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी गांव वाले पहुंच गए तो बच्ची को छोड़कर भाग गया। पीड़ित के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बबलू उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और उसने देखे कि बबलू उरांव उसकी बच्ची के साथ उस सुनसान जगह पर है। तब लोग वहां पहुंचे तो बबलू उरांव ग्रामीण को आता हुआ देख के वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। कांड के प्राथमिकी अभियुक्त को विगत 2 से 2.5 घंटे में उसको गिरफ्तारी कर ली गई। उस अभियुक्त जो घटना से कवर पे था उसको जब्त किया गया है और लड़की के मेडिकल और आगे कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार किया।
जामताड़ा पुलिस शातिर साइबर क्रिमिनल्स पर लगाम कसने जा रही है और इसके लिए साइबर थाने में अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है जो साइबर डीएसपी के नेतृत्व में काम करेंगे। साथ ही साइबर फैसिलिटी सेंटर भी खोला गया है जो दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए मुस्तैद रहेगी। यही नहीं, साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए QRT भी बनाई गई है। इसमें 24 IRB जवान और महिला कांस्टेबल को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इस तरह से हम लोग को अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है जो कि साइबर डीएसपी के नेतृत्व में काम करेगा और इसी के साथ में साइबर थाना में भी मेरे द्वारा संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं महिला पुलिस पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी की गई है और सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। अब हम लोग 3 से 4 टीम बनाकर एक साथ लगातार रेड करेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे और लगातार फलाफल से पुलिस मुख्यालय को भी इसमें अवगत कराने का निर्देश पड़ा। गिरिडीह में इन दिनों ठग गिरोह सक्रिय हो गए हैं और सरेआम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। शहरी क्षेत्र में ठगों ने एक वृद्ध महिला को 2 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। घटना कालीबाड़ी चौक मंदिर के पास की है। ठग खुद को हरिद्वार से आए बाबा बता रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही ठगों की तलाश में जुट गई है। वहीं सरेआम ठगी की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ही पहने हैं हम की अंगूठी है तो ये खोल के दे दीजिए, इसको दीजिए इसके हाथ में। तो हम तो सोचे अगला मैंने ही है, हम उसको दिए, रुमाल में वो रख लिया। हम देखे भी, हम की देखें, फिर बोला कि ये भी खोल के दे दीजिए। हम कि ये नहीं खोल के देंगे, ये खुलता नहीं है। तो ना खुल जाएगा, खोलिए ना। वो भी खोल के दे दिए, रुमाल में वो रख लिया। बोला 21 स्टेप चलिए। 21 स्टेप चल के हमारा तो मन में लगल था कि ये सब क्या कर रहा है। फिर हम लौट के आए, माने यहाँ से यहाँ गए हैं, वो सब्जी नहीं बेच रहा है उसी के पास। तब तक किधर गया? क्या था? सोना का चेन था क्या? हाँ, सोना का चेन, सोना का। कितना लड़का था उन लोग? 2 लड़का थे। और इस बात की जानकारी मुझे मिली है और जो भी शहर में इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि हो रही है या ऐसे कोई ठगी करने के नाम पर अगर शहर में भ्रमणशील है, शीघ्र ही उनकी पहचान करके उसको पकड़ा जाएगा और जिनके द्वारा भी यह ठगी गई है उसको पुलिस के द्वारा शीघ्र ही उसको चिन्हित करके उसको बाकी जो विधिवत है वो कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में विष्णुगढ़ प्रखंड के मिडिल स्कूल जमनी जारा में बच्चे आज भी कुआं और बाहर का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है। स्कूल की ओर से डीप बोरिंग कराने की मांग की जा रही है ताकि बच्चों को साफ पानी मिल सके। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सूनी। झारखंड सरकार विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए व्यय करती है, लेकिन झारखंड के आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का जो है वो अभाव देखने को मिल रहा है। हजारीबाग से महज अभी हम 45 किलोमीटर दूर विष्णुगढ़ प्रखंड के मिडिल स्कूल जमनी जरा में है, जहां पर जो है यहाँ के विद्यार्थी के अलावा टीचर जो है पेयजल की समस्या का सामना कर रहे हैं। हम यहाँ के टीचर हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं, क्या समस्याएं आ रही है सर? समस्या यह है सर कि यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। कई बार बोरिंग हुआ, पानी नहीं निकल पाया और जो MDM जो बनता है पानी के अभाव में गांव में जो रसोईया है कहीं कहीं से ला के चलाती है। बीच में ज़रूरत पड़ता है तो पेयजल वाली गाड़ी से भी पानी मंगाया जाता है, लेकिन उससे भी दिक्कत बना हुआ है और जिसके कारण शौचालय भी ठीक से सफाई नहीं हो पाता है पानी, और पानी नहीं रहने पर जो समस्या होती है वो खुद जाना जा सकता है। विद्यालय में आपका हम एक टैंकर देख रहे हैं और टैंकर में जो है पानी है, बच्चे उसका सेवन कर रहे हैं, रसोईया में भी प्रयोग लाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो पानी उपलब्ध है और प्रयास यही रहता है कि चापाकल का स्वच्छ पानी बच्चे को उपलब्ध हो ताकि वो बीमार नहीं पड़े, और अगर गलत ढंग से का पानी अगर उपलब्ध होता है तो फिर बच्चे पर उसका असर पड़ेगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि पानी सही मिले। हाँ की रसोईया है, आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यह पानी पुरवा के बाल बच्चा पानी नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएगा? मन तो पानी है, चावल तो इधर उधर तो मिलबे करते हैं, सरकार दबे करते हैं, पानी भी नहीं है तो खाना कैसे बनाएगा? कहाँ से लाते हैं पानी बच्चे को? कुआं से, बाहर से आनते हैं। कुआं चापाकल के अंदर में पानी है ये नहीं है, सरकारी कुआं आनते हैं, बहुत दूर पड़ते हैं।
विद्यालय कैंपस में एक डीप बोरिंग की व्यवस्था की जाए तो शायद जो है यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, इनको पेयजल की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सकती है। अब देखना यह होगा कि इस प्रशासन कब तक इस पर जो है संज्ञान लेती है और विद्यालय परिसर में एक डीप बोरिंग कर जो है विद्यार्थियों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर सिमडेगा से है, जहां जंगली हाथी के आगे खड़े होकर एक किशोर का स्टंट वायरल हो रहा है। जलडेगा प्रखंड के ग्राम जनोदा के पास घने जंगल की एक घटना है, जहां एक किशोर हाथ में गोलाकार मशाल लेकर हाथी के पास चला जाता है और हाथी को भगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं हाथी भी आग से डरकर पीछे हटने की जगह आराम से खड़ा है। ये तस्वीर आप देखिए जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए जो युवक है वो हाथ में आग का गोला लेकर हाथी के पास खड़ा है। हाथी को भगाने के लिए इतने नजदीक जाकर जान जोखिम में डालने का स्टंट चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जुनोदा गांव के पास ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने में जुटे थे। इसी दौरान की एक घटना है। दरअसल हाथी जंगल में ही जमे हुए हैं, जिन्हें खदेड़ने के लिए लोग अपने स्तर से प्रयास में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि हाथी के पास जाने से बचें, क्योंकि हाथी घबराकर कभी भी आप पर हमला कर सकता है, जिसमें आपकी जान तक जा सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।